सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसके बारे में हम लोगों ने कल बात की, काफ़ी सारी एजेंसीज़ के बारे में बात की। आप लोगों को मैंने यूट्यूब पे वो भी भेज दिया है और उसका मतलब लोगो वगैरह भी भेज दिए हैं, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और वैसे भी पहले आप पढ़ चुके हो। अच्छा, अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इंटेलिजेंस विंग के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है और इंटेलिजेंस जो इंडिया में है कि देखो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं इंडिया में इंटेलिजेंस पे जो काम कर रही हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व हैं, ठीक है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से। तो आज हम लोग उन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी पता है कि हम इसमें से कई सारे टॉपिक्स, कई सारे जो एजेंसीज़ हैं जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सारे आपके लिए न्यू हैं, मैक्सिमम इसमें से आप पढ़ चुके हो। आप नेटग्रिड भी पढ़ चुके हो, आप एमएससी भी पढ़ चुके हो, आप एनआईए भी पढ़ चुके हो, ये आप पढ़ चुके हो, एनडीआरएफ भी पढ़ चुके हो। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना? तो ज़्यादातर चीज़ें पढ़ चुके हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। आपने सीबीआई भी पढ़ रखी है। सीबीआई आपने कहाँ पे पढ़ी थी? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप लोगों ने सीबीआई पढ़ी थी पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर पढ़ी थी ना सीबीआई? जो नॉन स्टैट्यूटरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जब आप पढ़ रहे थे, तब आप लोगों ने सीबीआई के बारे में भी पढ़ा था। उसके बारे में पढ़ा था कि उसमें कौन-कौन सी विंग होती है, क्या होता है सीवीसी, सीबीआई, तो वो भी आपने पढ़ रखा है। तो मैक्सिमम इसमें से चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं और एनआईए भी आपने रिसेंटली पढ़ा है। जब आप हिंटरलैंड टेररिज्म पढ़ रहे थे, तो उस समय आपने एनआईए भी पढ़ा है और वहीं पे आपने एमएससी भी पढ़ा हुआ है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? तो एक बार आप देख लें कि आपने मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं इसके पढ़े हुए हैं। इसमें जो है इंटेलिजेंस विंग में सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन में है आईबी। क्या है? आईबी। आईबी के बारे में जैसे आप लोग जानते हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये भारत की इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है अब। पहले 1968 तक 1968 तक ये दोनों काम करती थी, यानी एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों के लिए इंटेलिजेंस का काम जो करती थी वो आईबी करती थी। लेकिन 1968 के बाद में जो है रॉ बना दिया गया। क्या बना दिया गया? रॉ, ठीक है? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो ये जो रॉ बना दिया गया वो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस के लिए हो गया और इंटरनल इंटेलिजेंस के लिए, इंटरनल काउंटर टेररिज्म वगैरह के लिए जो काम है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो आईबी को दे दिया गया, ठीक है? अब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में अगर आप देखोगे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है, आज का नहीं है। अंग्रेजों के टाइम से बना हुआ इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना? यानी कि इसके बारे में आता है कि ये 1887 में बना है। कब बना है? 1887 में, ठीक है ना? उसके बाद में फिर कई जगहों पे लिखा है। फिर इंडिपेंडेंस के टाइम पर फिर इसको जो है सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के तौर पे देखा गया, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। फिर फर्दर जो है इसको बाद में आईबी बना दिया गया और इसमें जो है आईपीएस, वो इंडियन पुलिस सर्विसेज से, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से, आपकी बुक में नहीं लिखा है वो, लेकिन जानिए, ठीक है? इंटेलिजेंस आईपी मतलब आईपीएस और इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज से और मिलिट्री से, तीनों से इसमें डिप्लॉयमेंट, तीनों से इसमें लोग आते हैं, ठीक है ना? लेकिन जो एक सबसे हाईएस्ट पोस्ट है डीआईबी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो मैंने आपको एक बार शॉर्ट में बताया भी हुआ है, ठीक है ना? उसका इंसिग्निया वगैरह बताया हुआ है। तो ये जो डीआईबी होता है ये हमेशा आईपीएस ही होगा, ठीक है ना? वैसे तो आप देखिए इसमें आईआरएस वाले भी अपॉइंट होते हैं, इसमें मिलिट्री वाले भी अपॉइंट होते हैं, लेकिन जो डीआईबी की पोस्ट है वो आईपीएस के लिए है। मेनली आईपीएस ही डीआईबी का क्या नाम है, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो बनता है। गेटिंग? ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार है और बहुत सारे काम इंटरनली करती है। बहुत ही आप ये समझिए कि इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है, और सबसे ज़्यादा यूनिक तरह की एक इंस्टीट्यूशन है। ज़्यादातर ऑपरेशन इसके सीक्रेट रहते हैं, बहुत ही सीक्रेसी के साथ ये जो है अपना ऑपरेशन करते हैं। इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसीलिए अवेलेबल नहीं रहती कि जैसे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कौन क्या है क्या नहीं, बस 1-2 पोस्ट आपको पता रहेंगी। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो है वो सीक्रेसी में रहती है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये बेसिकली क्या करता है, इसका मेन मेन काम जो है इंटरनल और अफेयर्स को पहले देखना था, बाद में इंटरनल, बाद में क्या मैंने बताया, इंटरनल सिक्योरिटी को देखने की बात हो गई और
बाइफर्केशन हो गया इसका एक तरह से, और जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो आईबी के हाथ में आ गई, उसका कोऑर्डिनेशन उन एजेंसी काउंटर टेररिज्म भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इंटरनली, ठीक है ना। एक्सटर्नल जो काम था वो किसके हाथ में चला गया, रॉ के हाथ में चला गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। आईबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अब इसका अगर सबसे पहले यह है कि क्या कौन सी एजेंसी, अगर इसको डिफाइन करने के लिए आ जाए तो क्या लिखोगे, इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी एंड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है ना। किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और ये फाउंड हुआ था 1887 में, ठीक है। इट वाज फाउंडेड इन 1887, ठीक है, एज अ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच, कैसे, एज अ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच ये फॉर्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। इसीलिए जो है इसको रेप्यूटेड है, ये रेप्यूटेड है एज अ ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई हो, ठीक है। और इसका जो है मोटो बड़ा जबरदस्त है, इसका मोटो लिख लीजिएगा, जो मोटो है वो है जागृतम अहर अहरनिशम, जागृतम अहरनिशम। जागृतम अहरनिशम का मतलब पता है क्या होता है, ऑलवेज अलर्ट, क्या है, ऑलवेज ऑलवेज अलर्ट, जागृतम अहरनिशम, अहरनिशम, ऑलवेज अलर्ट, ठीक है। और इस वक्त जो डीजी हैं, इसके डायरेक्टर हैं, डीआईबी, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, वो है तपन डेका, आईपीएस ऑफिसर है, आसाम कैडर के ये, ठीक है। और 1968 तक इसको डोमेस्टिक, मैंने बताया जैसे कि डोमेस्टिक एज वेल एज द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी थी, लेकिन बाद में रॉ बनने के बाद रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये बनने के बाद ये जो है उसको स्पेशली दे दिया गया फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, और आईबी जो है वो प्राइमरली उसको असाइन कर दिया गया डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के तौर पे, ठीक है, क्लियर है। और ये तपन डेका जो है वो करंटली इसके डायरेक्टर हैं, ओके। हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है न्यू दिल्ली है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स बस आप याद रखें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट आपके लिए, ठीक है, ओके। इसके बाद में फिर आपका होता है दूसरा है रॉ, लिख लीजिए आप, दूसरा इसमें रॉ लिख लीजिए क्योंकि ये साथ में आ रहा है, तो रॉ को लिख लीजिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, क्योंकि रॉ इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ये प्राइमरी फॉरेन, देखो इसका ये जो है रॉ जो है हमारे पास, ये आईबी के बाद, यानी आईबी के बाद में इसको बनाया गया है। आपको पता है रॉ के बारे में कि रिसर्च एंड एनालिस्ट विंग को जो है सितंबर 21 1968 में बनाया गया है। 1968 में किसके काम को डिवाइड किया गया था, आईबी के ही काम को डिवाइड किया गया था, इसलिए मैं इसको साथ में बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो रॉ जो है, ये जो रॉ होता है ये बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया किसमें, सितंबर 21 1968 में इस्टेब्लिश किया गया, और इंडो साइनो इंडिया और इंडो पाकिस्तान वॉर के टाइम पे के बाद इसको किया गया। और इसका मेन काम है फॉरेन जितने भी चीज़ें हैं फॉरेन उसको देखना, ठीक है। क्या देखना है, फॉरेन, जो भी फॉरेन से रिलेटेड जो भी इंटेलिजेंस की बात है फॉरेन से रिलेटेड वो सारी करनी है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए कि रॉ जो है इज़ अ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। सबसे पहला इसका जो आइडेंटिटी है वो ये है कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है इंडिया की, ठीक है। इसका एजेंसी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, तो द प्राइमरी फंक्शन इज क्या है कि प्राइमरी फंक्शन है कि गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर प्रोलिफरेशन, ये इसको करना है। उसके अलावा जो है एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड एडवाइजिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी इसका काम जो है फंक्शन वो, इसको आप इतना लिख लीजिए, कम से कम रॉ के बारे में पूछे तो एटलीस्ट इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है कि गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, कॉमा लगा लगा के लिखिएगा, काउंटर प्रोलिफरेशन, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड advancing India's foreign strategic interest, and it is also involved in the security of India's nuclear program। यानी कि एक तो इंटेलिजेंस जो भी फॉरेन इंटेलिजेंस
इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करना, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। काउंटर प्रोलिफरेशन, काउंटर प्लोरीफ्रेशन जानते हो क्या होता है? काउंटर प्लोरीफ्रेशन जानते हो नहीं जानते? डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री एफर्ट टू कॉम्बैट द प्रोलिफरेशन ऑफ द वेपन्स इंक्लूडिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, WMD कहा जाता है इसको, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल होती हैं या कन्वेंशनल वेपन, सर्टन कन्वेंशनल वेपन्स जो इनका प्रोलिफरेशन मतलब इनका बढ़ावा देना, अगर ये चीज़ कर रहे हैं कोई कि मतलब जिसे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डेवलप कर रहे हैं तो उस चीज़ को मतलब पता लगाना, ठीक है, और उसको काउंटर करना। ओके, काउंटर प्रोलिफरेशन किसी तरह का मतलब अगर कोई वेपन डेवलप कर रहा है कोई जिससे मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है तो उसको काउंटर करना। एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स, इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को एडवाइस करना होता है। और फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो है, फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इंडिया का जो फॉरेन के अंदर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको देखना, और साथ में इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सब रॉ का काम है, ठीक है ना। 21 सितंबर 1968 में बना है, पता चल गया आपको। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और उसके अलावा जो है इसका वो क्या है, मोटो क्या है? इसका मोटो है धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड, धर्म प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड, ठीक है। ये है आपका इसका मोटो, ठीक है। इसका पेरेंट विंग जो होता है वो कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। पेरेंट विंग क्या होता है इसका? कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, ओके। और ये जो विंग एग्जीक्यूटिव इसका जो होता है वो होता है सेक्रेटरी, कौन होता है? सेक्रेटरी। तो इसका विंग एग्जीक्यूटिव जो है वो इस वक्त रवि सिन्हा है, ठीक है, जो कि सेक्रेटरी हैं। और ये रिपोर्ट करते हैं, ये जो होता है ना, ये क्या करते हैं, ये रिपोर्ट करते हैं जो मतलब सेक्रेटरी होते हैं, विंग सेक्रेटरी, ये विंग एग्जीक्यूटिव जो सेक्रेटरी है वो रिपोर्ट करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरीट को, कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा सीधे, ठीक है, ओके। तो जो डायरेक्टर है इसका वो कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा और जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा, मतलब एकदम इसका लिंक सीधे प्राइम मिनिस्टर से होता है, समझ में आ गई बात। तो रॉ वालों का काम काफ़ी ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सेक्रेटरी मतलब जो रॉ होता है, जो हेड होता है रॉ का, ठीक है, उसको डिजिग्नेट किया जाता है सेक्रेटरी रिसर्च, उसको सेक्रेटरी रिसर्च कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर, ठीक है ना। अगर आप पूछोगे सेक्रेटरी रिसर्च तो इसका मतलब ये है कि वो रॉ का हेड, ठीक है। वो रॉ का क्या है, उसको सेक्रेटरी रिसर्च जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर, ठीक है, वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होता है। और इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे काम करता है। और डायरेक्टर जो होता है, इसका मतलब ये जो भी है ये कैबिनेट सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेगा और कैबिनेट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को सारी बातें करेगा, यानी सीधे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रॉ फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। तो ये है, इसके अलावा मतलब जो सेक्रेटरीज होते हैं वही सारे मतलब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी काम होता है कोई भी काम। तो 1968 से जो है वो अ, बहुत सारे काम है, जैसे स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन हमारे यहाँ हुआ था 1968 के ही RN काउ के अंडर में हुआ था। तो इसी तरह से इस वक्त जो है लास्ट अभी जो हमारे पास है 24th जो है रवि सिन्हा है, जो इस वक्त है 1 जुलाई 2023 से, ठीक है। कौन है? रवि सिन्हा। देखो इसमें बहुत रोल होता है इनका, जैसे अभी आर्टिकल 370 हटाया गया था, इसमें भी इनका रोल था, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बात आ गई समझ में? हैं? ज़्यादातर जो सेक्रेटरीज होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द रिसर्च और एनालिसिस विंग जो है वो IPS ऑफिसर होते हैं। क्या होते हैं? IPS ऑफिसर, ठीक है। उसके अलावा जो है मतलब इसमें मतलब IP जब था ना तो उसके भी लोगों को डाला गया था, जो उस समय इंडियन इम्पीरियल जो पुलिस थी उसके जो बंदे थे उनको भी डाला गया था। तो मतलब ज़्यादातर IPS वगैरह के बंदों को डाला जाता है इसमें, ठीक है। और इनका मेन काम तो आपको पता है, मैंने बता दिया, सारे ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है।
रॉ भी अपनी सारी चीज़ों को गोपनीय रखता है, ज़्यादातर चीज़ें लीक नहीं करता, बाहर नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रख देता है, ठीक है? कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं। और अपने ऑपरेशंस जब कर लेता है तभी होता है, लेकिन इसके ऑपरेशंस में आप देखिए इस्माइली बुद्धा ऑपरेशन से लेकर और जितने भी वॉर वगैरह हुए हैं उनमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट देना, यहाँ तक कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के अंदर हम लोगों ने कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के लिए मैंने कल होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, याद है? उसके बाद में आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसके बारे में बात की थी। आईबी के बारे में भी हमने बात की। इसमें जो जो बातें हैं मैंने उससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है आईबी के बारे में, आई थिंक, ठीक है ना? तो अब आईबी में और ज़रूरत नहीं है, ठीक है? बाइफरकेट हो गया वो भी मैंने बता दिया। और देखिए इसमें एक पॉइंट जैसे मैंने अभी बताया कि आईबी जो है वो had mixed success in the counter terrorism. It was reported in 2008 that IB has been successful in busting terror module. It alerted the police after the before the uh, Hyderabad blast and gave report warning of a possible attack on Mumbai through the sea before November 2008 Mumbai attack. यानी आईबी ने ये सब भी इनपुट दिए हुए थे, लेकिन फिर भी नहीं काउंटर हो पाया क्योंकि नहीं ध्यान दिया गया होगा। एनआई इसके बाद में हमने एनआईए ऑलरेडी पढ़ रखा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पढ़ा है ना। एनआईए बेसिकली किसके लिए बनाया गया था वो आप जान लीजिए। एनआईए जो होता था एक फेडरल एनआईए जो है एक फेडरल एजेंसी बनाई गई थी, मैंने बताया है पहले। इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू कॉम्बैट टेररिज्म, ठीक है? कब बनाया गया? तो एनआईए एक्ट 2008 में, ठीक है? पार्लियामेंट ने बनाया, किस लिए? क्योंकि जब मुंबई टेरर अटैक हुआ है उसके बाद में इसको बनाया गया है, ठीक है ना? बेसिकली इसका एनआईए का कोड भी है, एनआईए का काम सारा वो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा एनआईए के उसमें ही मल्टी एजेंसी सेंटर भी बनाया गया, ठीक है? इसमें यह था कि डे टू डे बेसिस पर मल्टी एजेंसी सेंटर जो है वो टेररिज्म रिलेटेड इनपुट्स शेयर करेगी। और उसके अलावा जो है स्टेट के भी मतलब सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर भी बनाए गए, एस मैक्स कहा जाता है, उसके अलावा मैक्स बनाए गए दिल्ली। उसके अलावा ये सब मैंने पहले बात की हुई है। इसका मेन काम यह है कि इससे टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो रियल टाइम में इसको पहुंचाना, ठीक है ना? उसके बाद नेट ग्रिड की भी हमने बात की थी, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ये इंटेलिजेंस मैंने बताया था, ये इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है दैट विल लिंक द डेटाबेस ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो एज टू कलेक्ट द कॉम्प्रिहेंसिव पैटर्न of intelligence and can be readily accessed by the intelligence agencies. So it was first proposed in the aftermath of the terrorist attack of Mumbai 2008 and was to be operational in 2013, yet to happen बट इट इज़ येट टू हैपन। तो यहाँ पे नेट ग्रिड वाली जो बात है ये लाने की बात है कि एक ग्रिड बना दी जाए जिसमें टेररिज्म से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको रियल टाइम में लोग एक्सेस कर सकें, मिल सके। लेकिन आपको पता है ये अभी भी एक जो है डिस्टेंट ड्रीम की तरह बना हुआ है, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। देखिए इसमें क्या है, नेट ग्रिड जो है वो इसलिए बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए जैसा कि आपने देखा कि आईबी ने इनपुट दिए थे लेकिन वो इनपुट यूज़ नहीं हो पाए, है कि नहीं है? तो नेट ग्रिड इज इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क दैट कलेक्ट डेटा फ्रॉम द standalone database of various agencies and ministries of Indian government. It is counter-terrorism measures that collect and collates a host of information from the database from government database including tax and bank account details, credit card transaction, visa immigration records, and inquiries of railways and air travel. These combined data will be made available to 11 central agencies: RAW, IB, Central Bureau of Investigation (CBI), Financial Intelligence Unit, Central Board of Direct Tax, Director of Revenue Intelligence, Enforcement Directorate, and Narcotic Control Bureau, Central Board of Excise and Custom, Director General of Central Excise Intelligence. इन सबको डेटा पहुंचाने की बात नेटग्रिड के थ्रू की जाती है। Unlike the NCTC and NIA, which are center organization, the NetGrid is a tool that will enable security agencies to locate and obtain the relevant information. ये वाला पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये कोई मतलब एजेंसी के तौर पे नहीं है, एक तरह से टूल है जो कि क्या है, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन टेरर सस्पेक्ट्स के बारे में इस तरह से एनालाइज करके निकाला जा सकता है कि कहाँ से ट्रांजेक्शन किया है, क्या है, कैसे। तो इसमें कैप्चर करना टाइमली या पकड़ लेना, अरेस्ट कर लेना, टेररिस्ट वगैरह, प्लॉट वगैरह समझ लेना, इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए बनाया गया है, ठीक है ना?
उसके अलावा हमारे पास है नेशनल टेक्निकल रिसर्च विंग ऑर्गेनाइजेशन, नेट्रो। ये नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो ये है, ये बेसिकली टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ के अंदर में है। इट वाज सेटअप इन 2004 एंड इट आल्सो इंक्लूड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट which is first of its kind in Asia. Technical Research Organization (NATRO), originally known as National Technical Facility Organization, is highly specialized technical intelligence gathering agency, which while the agency does not affect the working of the technical wing of various intelligence agencies, including those of the Indian Armed Forces. It acts as a super feeder agency. कैसे काम करती है? सुपर फीडर फॉर प्रोवाइडिंग technical agency intelligence to other agencies on internal and external security. The agency is under the control of India's external internal agency. ठीक है, रॉ, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए, द एजेंसी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी, रॉ के अंडर में है। ऑल्दो इट रिमेन ऑटोनोमस इन सब डिग्री, कुछ डिग्री तक ऑटोनोमस भी है, लेकिन ज्यादातर ये काम किसके अंडर में करती है? रॉ के अंडर में करती है। तो दैट यू हैव टू अंडरलाइन। The group of ministers headed by the Deputy Prime Minister L.K. Advani has recommended the constitution of NTFO as a state-of-art technical wing or intelligence gathering. Due to the security concern, the recommendation, along with such other matter, was not made public when GMO report was published. The organization has high-tech surveillance job, including the satellite monitoring, territorial monitoring, internet monitoring, considered the vital for the national security apparatus. तो यहाँ पे जो भी चीज़ें नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे ये मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है ना, करगिल वॉर वगैरह के टाइम पर भी इन लोग इसकी वो हुआ ना, जैसे क्या कहा गया कि नेट्रो वुड रिक्वायर ओवर 700 करोड़ to procure different high-tech equipments from specialized agencies from the world over to become fully functional. Its official has identified the country from where such gadget could be procured, but refused to reveal them due to the security and other implications. The center has had been working in this direction after the Kargil War 1999, when Subramaniam committee report pointed out weakness in intelligence gathering in the national security setup. ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा ये वाला पॉइंट। उसके बाद में sources said that roadmap of construction of the national technical facility organization was prepared by former president APJ Abdul Kalam in October 2001 when he was the principal scientific advisor. It was subsequently mentioned in the group of the ministers report on the internal security. तो ये बेसिकली टेक्निकल विंग है, इसके पास दुनिया भर का मतलब अपने जो है सैटेलाइट्स, अंडर वाटर बुओयेंसीज, ड्रोन, वीसेट, टर्मिनल लोकेटर और ये सारी चीज़ें हैं। ये बेसिकली रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, गैदरिंग कर सके, सैटेलाइट मॉनिटरिंग कर सके, ये सारी चीज़ें, रडार वगैरह सब कुछ लेकर इसका मेन काम क्या है, जो है इंफॉर्मेशन गैदर करना है इस तरह से। ठीक है ना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, हाईली टेक्निकल विंग है ये। तो एक ये है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया, FIUIND, ये क्या है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट नाम से जाहिर है कि गवर्नमेंट ने इसको 18 नवंबर 18 2004 के अंदर बनाया है। सेंट्रल नेशनल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग एंड डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो इसको ये ध्यान रखिएगा, बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ये काम करता है। रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? कोऑर्डिनेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द एफर्ट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन परसुइंग ग्लोबल एफर्ट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड क्राइम। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी क्राइम है, फाइनेंशियल क्राइम जो है, उनके लिए ये ज़्यादा देखता है। FINDU इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द EIC। EIC क्या है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल है, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। ओके, उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करती है। उसके अलावा जो है द मेन फंक्शन ऑफ FIU इज टू रिसीव, ठीक है, कैश सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट, एनालाइज दैम एंड अप्रोप्रिएट, डिसमिनेट वैल्यूएबल फाइनेंशियल
इंफॉर्मेशन टू द इंटेलिजेंस इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो इसका मेन काम है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करना इंफॉर्मेशन को, इस इंफॉर्मेशन को अगर रेलेवेंट है तो शेयर करना, और सेंट्रल रिपोजिटरीज वगैरह में कोऑर्डिनेशन बिठाना और रॉ वगैरह। उसके अलावा रिसर्च एंड एनालिसिस करना किस चीज़ का, कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसका मतलब पैसा वैसा, या कहीं टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं हो रही, या तो फंडिंग हुई है तो कहीं ऐसा तो नहीं अटैक के लिए फंडिंग हुई है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उसको देख सकता है। उसके अलावा हमारा है डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI। ये इंडिया, इट इज़ एन इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी। ये जो है द डायरेक्टरेट इज रन बाय द ऑफिसर फ्रॉम द सेंटर एक्साइज एंड कस्टम। तो इसको अंडरलाइन करिएगा, सेंटर एक्साइज एंड कस्टम वाले करते हैं इसको। द ऑर्गेनाइजेशन रन ऑन मच स्मॉलर स्टाफ देन अदर इंटेलिजेंस एजेंसी सच एज IB एंड स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। दो इट्स अर्ली डेज वर कमिटेड टू कम्बैट स्मगलिंग ऑफ द गोल्ड। बेसिकली DRI को बनाया गया था गोल्ड की स्मगलिंग वगैरह को रोकने के लिए। इट इज नाउ ऑल्सो एड्रेस द नार्कोटिक एंड इकोनॉमिक क्राइम, जो और रिलेटेड है, फेक करेंसीज वगैरह सीजर वगैरह वो करने के लिए भी है। ठीक है ना। और ये कई लोगों को मतलब इसके नार्कोटिक वगैरह के लिए भी पकड़ती है, मतलब इस तरह का अगर कुछ ड्रग्स वगैरह ले जा रहे हैं कुछ, तो उसको भी देखती है। मतलब कि अब इसके काम बढ़ा दिए गए हैं। पहले बेसिकली गोल्ड की स्मगलिंग ज़्यादा होती थी, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो ये इसके ड्यूटी क्या है, कलेक्शन इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करना है, और किसी तरह की स्मगलिंग ना हो पाए, और रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन ये अवेलेबल करा पाएँ। ठीक है। और डायरेक्टरेट वगैरह को पहुंचा पाएँ, और कोऑर्डिनेशन में दें, जैसे CBI वगैरह है, या कस्टम डिपार्टमेंट है, इकोनॉमी या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, या अदर ऐसी तरह उनके साथ एक वो बना के लूप बना के काम करना है। और किसी भी तरह का इसको जो है लूप होल्स हैं, जो भी स्मगलिंग से रिलेटेड जो भी लूप होल्स हैं, उनको सही करना, उनके लिए रेमेडी सजेस्ट करना। ठीक है। ये सब इसका काम है। ओके। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, NCB। ये जो होता है सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूट नारकोटिक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ऑन March 17, 1986। द ब्यूरो सब्जेक्ट टू द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। एक्सरसाइज द पावर एंड द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट for taking measures with respect to the coordination action by various offices, state government and other authorities under NDPS and Custom Act and Drugs and Custom Act and other laws are for time being enforced in the connection with the enforcement procedure of NDPS Act in 1985। यहाँ पे आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये मतलब इसका मेन काम है ड्रग्स वगैरह की जो ट्रैफिकिंग होती है, ड्रग्स वगैरह जो होता है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ठीक है। इसके तहत इसको मतलब बेसिकली नार्कोटिक ड्रग वगैरह को रोकना, मतलब कि स्मगलिंग वगैरह हो रही है या इधर से उधर हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए है। नार्कोटिक जो है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है, ये एक एपेक्स कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है, जो कि एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जोन और सब जोन्स में डिवाइड हुई हुई है। इसका जो है कई जगहों पे लोकेशन, कई जगहों पे इसका वो दे रखा है, मतलब जोन बना रखे हैं, जैसे इलाहाबाद है, बेंगलोर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी एंड सो ऑन। तो ऐसे बना रखा है। इसके लिए किसी भी तरह का ड्रग या साइकोथेरेपिक सब्सटेंसेस अगर इधर से उधर होते हैं किसी तरह से, मतलब उनको कहाँ से कलेक्ट करना, उनका डेटा, उनका सीजर करना, उनको स्टेट पुलिस को भी इनको असिस्ट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है। और दूसरी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को, क्योंकि जो नार्कोटिक ड्रग वगैरह है उसमें जो सबसे पायोट एजेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट एपेक्स एजेंसी है, वो यही है। ठीक है ना। तो ये सारा मतलब इसके पास जो भी नार्कोटिक ड्रग या इस तरह के जो है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं, उन सब की पावर इनके पास है। यानी कि ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स नार्कोटिक ड्रग्स साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, प्रिवेंशन ऑफ illicit traffic in the narcotic drug and psychotherapeutic substance 1988, इन सब की जो मतलब लेजिस्लेटिव पॉलिसीज़ हैं, ये सब जो सेंट्रल एक्ट्स हैं, उन सब की पावर इसके पास है, जिसके तहत वो जो है काम करती है। ठीक है। इन सारे को इन्फोर्स कराने के लिए काम करती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ड्रग एब्यूज कंट्रोल which is a central function is carried out through a number of ministries, department or organization. These include the Ministry of Finance, Department of Revenue, which has a nodal coordinate role as the administration of the Narcotic Drug and Psychotherapeutic Substances Act 1985 and prevention of illicit traffic in the narcotic drug and psychotherapeutic substance 1988। तो बेसिकली
ये इसका काम जो है इन कानून को इम्प्लीमेंट करना है और किसी भी तरीके के जो नारकोटिक सब्सटेंसेस हैं उन सबको सीज़र करना, उन सबको प्रिवेंट करना और अपने जो लोग हैं अपने जो मतलब एक तरह से ये भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता है जब हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे मतलब जो बच्चे जो कुछ अच्छा कर सकते थे लाइफ में वो नारकोटिक ड्रग्स वगैरह के चक्कर में पड़ जाते हैं और ड्रग्स वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरे डायमेंशन में आप देखोगे तो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए और आपकी आपके को तबाह करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है टेररिज्म या दूसरे कंट्रीज़ के पास कि आपको नशे में इन्वॉल्व करा दें और उसके बाद में आपको तबाह कर दें। दूसरा नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ रिस्पॉन्स फ़ोर्स ये मैं आपको एनडीआरएफ पहले ही बता चुका हूँ। एनडीआरएफ जो है वो बेसिकली आपको मैंने बताया डिज़ास्टर रिलीफ के लिए है और हमने इसको बहुत डिटेल में अच्छे से इसके सारे मैंडेट्स वगैरह पढ़े हुए हैं कहाँ पे डिज़ास्टर में अपन में पढ़ रखा है, ठीक है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ये एसएफएफ बनाया गया था, पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्स बनाई गई थी इंडिया में नवंबर 1962 में। ये मेन जो इसको बनाया गया था एक्चुअल में इसको इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता है। इंडो साइना साइनो इंडिया वॉर के टाइम पर इस्टेब्लिशमेंट 22 जो है ये क्यों कहा गया इसको, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल थे इसके मेजर जनरल रिटायर्ड सुजान सिंह वो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर 22 माउंटेन रेजिमेंट के में कार्यरत थे, मतलब काम कर रहे थे। तो उन्हीं के नाम पर उन्हीं की वजह से इसको 22 इस्टेब्लिशमेंट कहा गया और ये बेसिकली क्या इसका मेन जो गोल था वो कोवर्ट ऑपरेशन करना था चाइना के लाइन के पीछे, मतलब ध्यान रखना था पूरा कोवर्ट ऑपरेशन करते रहना था ताकि मतलब अगर कोई फिर वॉर होता है तो उसमें ये लोग अपर हैंड पे रहें, ठीक है ना। इसके लिए रखा गया था। तो उसके बाद में फिर आपका रॉ के बारे में मैंने बात कर ली है ज़्यादातर चीज़ें रॉ के बारे में, इसका मैंडेट के भी बारे में बात की है। भई लॉ जो है पॉलिटिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक, साइंटिफिक डेवलपमेंट बहुत सारी जगहों पे काम करती है। आपका एक्सटर्नल उसमें जिस भी तरह जहाँ भी ज़रूरत होती है वहाँ काम करती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको पता है इंडिया की, मैंने इसको पढ़ा भी रखा है। फॉरमोस्ट इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है इंडिया के अंदर और इसको जो पावर मिलती है वो इस्टेब्लिशमेंट इसकी जो पावर इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1941 एज अ स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इसको बनाया गया था और इसके अंदर जो है ये ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका मोटो जो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी मैं बता चुका हूँ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है और मैं इसके बारे में सारी डिटेल जो है वो ऑलरेडी पॉलिटी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कह रहा है ना। सीबीआई के सारे डिवीजन वगैरह के मैंने बारे में हमने बात कर रखी है, ठीक है, ओके। तो ये हमने इसके बारे में देख लिया और लोकपाल लोकायुक्त में उसमें क्या चेंजेस हुए थे वो भी हमने कहा है। उसके बाद में ईडी होता है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ईडी जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट, ये जो है ये एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है फॉर द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी और रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग द इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। इंडिया में जो भी इकोनॉमिक क्राइम होते हैं उनके उनसे रिलेटेड और इकोनॉमिक लॉज को इन्फोर्स करने के लिए ये बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम करता है, ये पार्ट है उसका, ठीक है। इस कंप्राइजेज द ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, यानी इसमें जो है ईडी के अंदर वो आईपीएस, आईआरएस और आईएएस ये सारे होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। इन्फोर्समेंट इसका मेन काम जो है ये इकोनॉमिक क्राइम को प्रिवेंट करना, रोकना है, ओके। और इसी तरह फेरा वगैरह जो है या फेमा है उसको देखता है, उसको मॉनिटर करता है, उसके हिसाब से काम करता है। फेमा 1999 में बना है और ये प्रिवेंशन और पीएमएलए, पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये भी मैं बात कर चुका हूँ, उसको भी ये उसको मॉनिटर करता है। तो मतलब प्राइम ऑब्जेक्टिव जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का वो क्या है, दो इंपॉर्टेंट एक्ट्स को और जो है लागू करना, इन्फोर्स कराना। पहला फेमा को, फेमा 1999 फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 को, ठीक है, इसको करना है। इसके अलावा इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में हम लोग डिटेल में पहले बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि इंडियन आर्म फोर्सेस में आपका इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो उनका हेड होता है वो आपको पता है जो है एग्जीक्यूटिव हेड जो मतलब जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, सुप्रीम कमांडर होता है वो इंडियन आर्म फोर्सेस का। और इनके लिए एक आपको पता है एक बॉडी भी बनाई गई थी, एक सीडीएस बनाया गया था, ठीक है ना, सीडीएस बिपिन रावत को बनाया गया था, पता है आपको, जो कि डेथ हो गई उनकी, ठीक है ना। तो हेडक्वार्टर जो है इन तीनों का इंडिया चाहे आर्मी हो, इंडियन नेवी हो या एयरफोर्स हो, इसका सबका दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। और इसका आपको पता है आर्म फोर्सेस के काम क्या है, इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को
उसको इंडिया की मेंटेन करना, डिफेंड करना कंट्री को, कभी फॉरेन कोई भी अगर नेशन अटैक करता है तो, और उसके इसी तरह से सिविल कम्युनिटी को कोई डिज़ास्टर हो, कोई और चीज़ हो, तो वहाँ पे सिविल कम्युनिटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ये, और यूएन के पीस कीपिंग मशीन में भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये काम करता है आर्मी हमारी। तो आर्मी बेसिकली जो है वो नॉर्मली तो कुछ ऐसा नहीं कि वो बॉर्डर पे लगी रहती है। आर्मी जो है तब ज़रूरत पड़ती है जब या तो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा है, यानी कि वॉर होना शुरू हुआ है, या इसी तरह से कोई काउंटर मतलब फॉरेन कंट्री हमारे ऊपर अटैक करती है, ये वो, तब ये लोग काम में आते हैं आर्मी वाले। अदरवाइज़ जो काम है, जो मेन काम इंटरनल सिक्योरिटी का है, दिन रात जो काम करना होता है, वो काम करना होता है किन लोगों को, इंटेलिजेंस वालों को, और इसी तरीके से जो है सीएपीएफ वाले हैं, इनको काम करना ही करना पड़ेगा। बाकी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इन लोगों का मेन काम तब आता है जब कोई वॉर होता है, जब कोई फॉरेन अटैक होता है या कुछ इस तरह का, ठीक है। कुछ लोगों ने, आर्मी वगैरह वाले ने, कुछ लोगों ने तो पूरी 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 ज़िंदगी कैंटोनमेंट में गुजार दी, ना कभी कोई वॉर देखा, ना कभी कुछ हुआ, तो ऐसा भी है। और बैठे मतलब बस वही उसी में वो पड़े-पड़े कैंटोनमेंट में ही पूरे रिटायर हो गए, कोई वॉर ही नहीं हुआ। तो इस तरह से है, तो जब ज़रूरत उनकी तभी पड़ेगी जब वॉर वगैरह का हो, बाकी कोई ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है तब ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जो काम है वो सीएपीएफ वाले, सीपीएमएफ वाले, और उसके अलावा जो है इंटेलिजेंस वगैरह करते हैं। तो मैंने आज आपको इसके बारे में काफ़ी सारी बातें मैंने बताई, और इसमें बस आपको ये है कि सारे जितने भी एजेंसीज़ आपने देखी हैं, मैक्सिमम तो पहले आपने पढ़ ही रखी हैं, और जो नई एजेंसीज़ हैं उनके बारे में शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स अपने बना के, हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या है, थोड़ा लोगों-सोगोस आप बना लेंगे तो आपको काम आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको कल जैसे कि क्वेश्चन क्या आ गया कि इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी में इंटेलिजेंस का रोल को लिखिए, इससे आ गया, या इस तरह की कोई चीज़ आ गई, तो आपके पास एक शॉर्ट नोट सबके बारे में थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए, फंक्शन वगैरह, ताकि आप उसको ईज़िली लिख सको, ठीक है? बात आ गई समझ में? हैं? तो यही है बस आपका, इसी तरह से अब यहाँ तक हमने कर लिया, बाकी डिज़ास्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमारा काम आज से इंटरनल सिक्योरिटी का कहानी खत्म हो गई, ओके?